तो गीता के दूसरे अध्याय का आज करेंगे 47 47वां श्लोक। जैसे कि कृष्ण ने शुरुआत में अर्जुन से कहा कि मैं तुम्हें कुछ ऐसी योग ऐसी रास्ता बताने वाला हूं, अगर तुम उसका थोड़ा सा भी इम्प्लीमेंट करो लाइफ में तो बहुत कुछ तुम्हारे लाइफ में चेंज हो जाएगा, है ना। बड़े बड़े दुखों से तुम्हें छुटकारा पा सकते हो। और इस बात पर चलने वाले व्यक्ति का ना उसकी जो एफर्ट्स है इवन बीच में भी छोड़ दे, ना वो खराब होता है, ना इसका कोई साइड इफेक्ट है, मतलब कोई अपोजिट रिएक्शन है। और आज उसकी जो मेन सब्जेक्ट आज से शुरू होगा और वो है कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर् माँ ते संगोस्त्व कर्मणि। इस श्लोक को बहुत ध्यान से सुनिएगा। कर्मणि एव अधिकारः ते, हे अर्जुन या कोई भी व्यक्ति, तुम्हारे कर्म में ही अधिकार है। माँ फलेषु कदाचन, कर्म का फलों में तुम्हारा कोई भी कभी भी कोई राइट या अथॉरिटी नहीं है। इसीलिए माँ कर्म फल हेतुर्भु, हे अर्जुन, किसी भी कर्म के फल का हेतु मतलब कज मत बनो। डोंट बी द कॉज ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ एनी एक्शन। माते संगह अस्तु अकर्मणि, और किसी इनएक्शन मतलब कुछ ना करना निकम्मापन में भी अटैच्ड मत हो। ऊपर वाली लाइन पहले समझते हैं, दूसरी उससे रिलेटेड है। कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है, फलों में अधिकार नहीं है। अब ये सुनने के बाद तो बड़ा गुस्सा आएगा जी, आपने हमें स्लेव बना रखा है। भाई काम करो, फल तुम्हारे हाथ में नहीं है, फल के अधिकार तुम्हें नहीं। तो फल का अधिकार मालिक को होता है, पता नहीं। नौकर काम करो, जो फल मिलेगा वो हम खाएंगे। तो ऐसा कुछ सेंस है नहीं। कोई आपको कमांड नहीं कर रहा है, कोई आपको ऑर्डर नहीं दे रहा है कि आप फल पर इच्छा मत रखो, कर्म ही करते जाओ। अच्छा, कभी कभी हम लोग यही लोगों को या बच्चों को समझाते हैं, अरे इसका बहुत बैड इम्पैक्ट पड़ता है। ध्यान रखिए, जब आप किसी को समझाते हो या लोग हमसे पूछते हैं, देखो शास्त्रों में लिखा है कर्म करो फल की इच्छा मत करो, तो बिना इच्छा के कैसे कर्म होगा? इस श्लोक में ऐसा नहीं लिखा है। ध्यान दीजिए, अपने बच्चों को या किसी को भी मत बोलिए कि काम करो फल की इच्छा मत रखो। ऐसा कहीं नहीं लिखा। क्या लिखा है वो ध्यान से सुनिए। कर्म में तुम्हारा राइट या अधिकार है, फल में तुम्हारा अधिकार या राइट नहीं है। ये एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट है, एक नेचुरल स्टेटमेंट है। मन नहीं मानेगा पर इसको समझते हैं कि तुम फल की इच्छा करो न करो, डजेंट मैटर। फल में तुम्हारा राइट अधिकार नहीं होता है। रात दिन लग के काम कर सकते हो। जिस काम को अचीव करने के लिए तुमने 24/7 काम करते हो, इस आशा से ही करते हो कि काम अच्छा बने। पर क्या जरूरी है कि काम अच्छा ही बनेगा? नहीं। क्यों? किसी भी कर्म का रिजल्ट जो होता है वो हमारे हाथ में अकेले नहीं होता, उसमें बहुत सारे और फैक्टर्स होते हैं। वो सारे फैक्टर्स भी काउंटेड होते हैं जब कर्म का रिजल्ट होता है। मैं रास्ते में ड्राइव करूं, सेफ ड्राइव करूं, डिफेंसिव ड्राइव करूं, ये मेरा अधिकार में आता है। मैं ऑफेंसिव ड्राइव करूं, इस पर भी मेरा राइट है। मैं चाहूं गाड़ी किसी भी लेन में घुसाऊं, 50 की जगह 100 की स्पीड में चलाऊं, 50 की जगह 10 की स्पीड में चलाऊं, 50 की जगह 50 की स्पीड में चलाऊं।
मुझे कौन से सिचुएशन में कैसा काम करना, उसकी 100% राइट मुझे नेचुरली है। अगर आपकी राइट किसी ने छीना है, वो नेचर या परमात्मा ने नहीं, वो तो सरकार ने छीना है, सोसाइटी ने छीना है, फैमिली ने छीना है। आप फ्री हो, आप गाड़ी रियर मतलब पीछे पीछे रास्ता चलाओ या आगे दौड़ो, उसके लिए भी आप फ्री हो। जिसके लिए आप राइट नहीं रखते हो या फ्री नहीं हो, इसका क्या कंसिक्वेंस होगा वो आपके हाथ में नहीं होता है। इवन आप डिफेंसिव ड्राइव करते हो, अपने नियम पर चलते हो, तो भी एक्सीडेंट हो सकता है। पर तुम मान के चलते हो क्योंकि मैं अपने लेन में जा रहा हूं, मैं डिफेंसिव ड्राइव कर रहा हूं, तो फल होगा क्या कि इसका फल तो वह एक्सीडेंट, बिना एक्सीडेंट के ही मेरी ड्राइविंग हो। ऐसा होता है क्या? नहीं होता। होता भी है, नहीं भी होता। क्यों? क्योंकि ड्राइव ठीक ठीक करना आपके हाथ में तो है, या बुरा चलाना आपके हाथ में है। पर एक्सीडेंट होगा नहीं होगा, उसमें और फैक्टर्स आ जाते हैं। आप सही चला रहे हो, सामने वाला ही गलत चला ले तो भी एक्सीडेंट हो जाएगा। आप गलत चला रहे हो तो भी एक्सीडेंट नहीं भी हो सकता है, अगर बाकी लोग, रोड अगर क्लीन हो, या दूसरे लोग आपको देख करके सावधान हो जाएं, या को इंसिडेंटली कभी कभी हम रेड लाइट में घुस भी जाते हैं बहुत सारे लोग, पर एक्सीडेंट नहीं होता। पर कभी कभी आप येलो लाइट में भी जाते हो तो भी एक्सीडेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप येलो में जाओगे, रेड में जाओगे, ग्रीन में जाओगे, वो आपकी मर्जी। पर एक्सीडेंट होगा नहीं होगा, वो आपकी मर्जी व आपकी डिजायर या इच्छा से नहीं होगा। इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। वो फैक्टर्स के बेस पर आपको रिजल्ट मिलता है। एक दो और एग्जांपल देते हैं, मैं मनोज जी आऊंगा आपके पास। इसी तरह बच्चा पढ़ाई कर रहा है, 7 घंटे पढ़ता है, 8 घंटे पढ़ता है, पर जरूरी नहीं कि वो इसी भाव से तो पढ़ रहा है कि अच्छा रिजल्ट हो। जो 2 घंटे पढ़ता है, या 8 घंटे पढ़ता है, या 12 घंटे पढ़ता है, इच्छा तो सबकी है क्या फल अच्छा मिले। पर जरूरी नहीं कि जो 2 घंटा पढ़े उसका रिजल्ट खराब हो, जो 8 घंटे पढ़े उसकी रिजल्ट अच्छा हो जाए। कोई, क्यों हो सकता है टीचर खराब पढ़ जाए, टीचर बायस्ड हो जाए, एग्जामिनर खराब पढ़ जाए, आप जिस दिन एग्जाम देने गए उस दिन आप बीमार पड़ जाए। 50 चीजें हैं ना, हजारों चीजें, फैक्टर्स होते हैं, जिसको वो 18वें अध्याय में आप पढ़ेंगे। अधिष्ठानम तथा कर्ता, करणम च पृथक विधम, विविधाश्च पृथक, विविधाश्च पृथक चेष्टा, दैवमत्रास्ति पंचमम। ये 5 तो बेसिक फैक्टर है ही। क्या? लोकेशन, प्लेस, टाइम, इंस्ट्रूमेंट्स, आपकी एफर्ट्स, आपकी योग्यता, आपकी सही समय पर सही डिसीजन लेने की एबिलिटी, और कुछ सर्कुमस्टेंसेस, सबके अलावा लास्ट में आपकी लक। तो बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। हम जो काम करते हैं उसके हिसाब से रिजल्ट मिले ना मिले। हर कोई बुरा व अच्छा करने वाला सोचता है कि मेरे साथ अच्छा हो, ऐसा नहीं होता है। क्यों? काम करने की आप 100% छूट है, फल तो आपकी इच्छा से नहीं, 50 फैक्टर्स से वो करके होगा। इसका अर्थ ये कतई नहीं है कि फल का अधिकार आपका नहीं, मतलब परमात्मा या कोई समवन एल्स इज डिसाइडिंग रैंडमली आपको क्या फल मिले, नहीं। ये बिल्कुल लॉजिकल है। आप कोई कर्म करते हैं, उसका फल आपको क्या मिलेगा, वो 50 फैक्टर्स होते हैं, उस फैक्टर के थ्रू डिसाइडेड होगा। ना उसमें परमात्मा डिसाइड करते हैं, ना आप डिसाइडिंग फैक्टर। तो अब आपको समझ में मनीष जी, या हाँ, हाथ उतारे, हाँ अनम्यूट कर लीजिए, आपकी बात अनम्यूट करिए। So, Acharya ji, जो आपने कहा कि result is not dependent on that particular action, like example was driving or something, हम्म, and
just trying to extrapolate it कि मैंने कहीं पढ़ा था, आई मीन आई एम श्योर आप तो बहुत ज्ञानी हैं, बट देर आर थ्री टाइप्स ऑफ कर्मा, एंड कुछ जाके बैंक में जमा हो जाता है उसका एक्शंस और उसका रिजल्ट, और कुछ इस जन्म में मिल, आई मीन इज दैट आल्सो काइंड ऑफ रिलेटेड टू दिस इन सम वे, व्हाई यू डोंट गेट द रिजल्ट इमीडिएटली एट टाइम्स? हाँ, जो आप बात कर रहे हैं वो कर्म सिद्धांत का थ्योरी है, जिसमें क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध कर्म की बात आप कर रहे हैं कि कर्म का रिजल्ट कुछ कर्मों का इंस्टेंटली मिलता है, कुछ सेविंग अकाउंट में जाते हैं, और जो अभी हमें मिल रहा है बिना काम किए वो हमारे पुराने कर्मों का फल है। वो कर्म का एक दूसरा एस्पेक्ट है, वो उस पर तो हम जाएंगे और इसी चैप्टर में ही जाएंगे। तो कोई भी कर्म आप करते हैं उसका रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। तो पर यहां जो टॉपिक है कि कर्म का रिजल्ट क्या मिलेगा, वो आपकी इच्छा या डिसीजन या डिजायर या डिटर्मिनेशन के बेस पर नहीं होता है। दो चार छोटी छोटी एग्जाम्पल्स देते हैं। बहुत लोग मुझसे बोलते हैं और आपसे भी बोलते होंगे, किसी से भी, कि देखो वो आदमी कितना अच्छा आदमी था और उसके साथ बहुत बुरा हुआ। देखो ये कितना बुरा आदमी है, इसके साथ कुछ बुरा नहीं हो रहा है। हम जिसको अच्छा मान रहे हैं, हम उसके एक्सटर्नल एक्टिविटीज को देख के अच्छा मान रहे हैं कि ये बड़ा फिलांथ्रोपिक व्यक्ति है, बहुत दान देता है, बहुत हेल्प करता है। क्या आपके पास तो वो एबिलिटी नहीं है कि आप उसके अंदर जाके झांकें कि वो दान क्यों देता है? वो जस्ट उसके अंदर कंपैशन है, देता है, या वो मानता है कि मेरा जो कुछ है सब प्रभु का इसीलिए देता है, या उसको सोशल अप्रिसिएशन, नेम फेम चाहिए इसीलिए देता है, या उसकी फैमिली ट्रेडिशन ने चैरिटी करने की इसीलिए देता है। पचासों इंटेंशंस निकल जाएंगे, और हर इंटेंशन का, आप जिस इंटेंशन के साथ काम करते हो, अच्छा या बुरा, उसका भी एक, वो भी एक एस्पेक्ट होगा कि नहीं होगा आपके रिजल्ट मिलने में। आप बुरे बुरे इंटेंशन से दे रहे, आप इसीलिए किसी व्यक्ति को हेल्प कर रहे हो, आगे जाकर उसका आप सेक्सुअल एक्सप्लॉइट करोगे, मैं आपको रियल फैक्ट दे, या उसका आप फिजिकल एक्सप्लॉइट करोगे, या उसका फाइनेंशियल एक्सप्लॉइट करोगे, अभी आप हेल्प कर रहे हो। पर आपको तो, पब्लिक को तो लग रहा है ये तो बड़ा दानी व्यक्ति है, पर उसके अंदर क्या चल रहा है आपको क्या पता। और वो व्यक्ति अगर गलती से ये सोच बैठे क्योंकि मैं दान कर रहा हूं, लोगों का भला कर रहा हूं, तो मैं तो अच्छा कर रहा हूं, मुझे अच्छा फल मिलना चाहिए। वो तुम्हारी इच्छा है कि मुझे अच्छा फल मिले, पर तुम्हें क्या फल मिलेगा वो तो बहुत सारे और फैक्टर्स काउंट होते हैं। तो, है ना नहीं? तो इवन कर्म सिद्धांत में भी हम मोस्ट ऑफ टाइम 99% रॉन्ग जाते हैं, क्योंकि हम कर्म सिद्धांत को सिर्फ काम को देखते हैं। काम के जो दूसरे एस्पेक्ट हैं, इंटेंशन, एग्जिक जब आप इसको एग्जीक्यूट करते हो, आपकी एटीट्यूड, आपकी आपकी एफिशिएंसी, इनको इग्नोर कर देते हो, है ना? तो इवन मेरा कर्म हो भी, उसका फल मुझे कितना मिलेगा, उसमें इंटेंशन है, सर्कमस्टांसेस है, सही या गलत जगह है, बहुत सारे फैक्टर काम करेंगे। हर दान का फल पुण्य नहीं होता, हर सच बोलने का फल पुण्य नहीं होता, हर झूठ बोलने का फल पाप नहीं होता, हर हिंसा का फल पाप नहीं होता, हर अहिंसा का फल पुण्य नहीं होता। देर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंट लेयर्स होते हैं। खैर वो तो एक अलग टॉपिक है मनीष जी, वो हम टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। आज आप इसको, जो इस श्लोक से जो आपको समझना है, कर्म कैसा भी करो, बुरा करो, अच्छा करो, जैसा भी करो, यू आर फ्री टू डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। पर इसका रिजल्ट क्या मिलेगा वो आपके कंट्रोल में नहीं, जो मनोज जी ने कंट्रोल शब्द यूज किया।
मैं उसी को यूज कर रहा, आपके कंट्रोल में नहीं, ना आपकी इच्छा के अनुसार है, उसमें बहुत सारे फैक्टर काम करेंगे। यही है कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। इसका कतई ये अर्थ नहीं है, बिल्कुल ये मीनिंग नहीं है कि काम करते रहो फल की इच्छा मत करो। ये मोस्ट स्टूपिडियस एडवाइस। और कोई शास्त्र ऐसा उपदेश नहीं दिया है, कोई शास्त्र ऐसा उपदेश नहीं दिया, हमने इसको ठीक से समझा ही नहीं। और फिर आप कहेंगे कि अच्छा, काम करो फल की इच्छा मत करो, अगर आप कह रहे हो ऐसा नहीं लिखा, स्टूपिडियस है, फिर स्पिरिचुअल पाथ क्या है? उसमें कहीं नहीं कहा कि फल की इच्छा मत करो। हाँ, उसमें ये कहा, उसमें भी गलत हम क्या सोचते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे, फल की इच्छा जब नष्ट हो जाएगी तो आप स्पिरिचुअल बन जाओगे। अगेन, इफ यू आर ट्राइंग टू अचीव इट, अगर आप कोशिश करोगे कि मेरी इच्छा ना हो फल पाने में, तो आप, ये आपकी डिलिबरेट अटेम्प्ट है, इससे आप स्पिरिचुअल नहीं बनने वाले। आप कुछ और करोगे जिसके कारण ये ऑटोमेटिकली काम करने से जो फल मिलता है उसके प्रति आपकी इंटरेस्ट खत्म हो जाएगी। जब ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा तो फिर उसी को निष्काम कर्म कहते हैं। आप डिलिबरेटली करोगे, इसमें दो प्रॉब्लम है, जो आप इसी गीता में पढ़ेंगे, मेरी स्टेटमेंट नहीं, इसी गीता में पढ़ेंगे। कृष्ण कहते हैं ज्यादातर लोग क्या, फल की इच्छा, माने ये क्लेम करते हैं, वह अपने आप को कन्विंस करते हैं कि मैं फल के इच्छा के बिना काम कर रहा हूं, पर ऐसे लोग ज्यादा हिपोक्रेट बन जाते हैं। आप फल की इच्छा बिना काम कर, मनुस्मृति कहता है आप तो फल की इच्छा के बिना एक सेकंड भी नहीं जी सकते हो। अब सोने भी जाते हो तो भी मन में आता है मैं सोऊं। आपको ब्रह्म जानना है तो भी मन में विचार आएगा कि मैं ब्रह्म को जानूं। परमात्मा सृष्टि करता है, उपनिषदों में क्या पढ़ता है, एको हम बहुश्याम, मैं सृष्टि बनाऊं। काम एवं तदग्रयास, ऋग्वेद का मंत्र है। सबसे पहले इच्छा बनी, डिजायर टू क्रिएट, इसको कहाँ खत्म करोगे? तो फिर क्या, वो हम, मैं डिटेल में अभी तो डिस्कशन नहीं कर सकते हैं, पर इतना ध्यान रखिए, कोई नहीं कह रहा है कर्म की फल की इच्छा मत करो, पर जो आपको याद रखना है इस श्लोक में, कर्म की फल तुम्हारे मर्जी से, तुम्हारे इच्छा से, तुम्हारे डिजायर्ड वे में नहीं मिलने वाला। तुम्हें, अपने बच्चों को आप समझा सकते हो, तुम्हें पढ़ना नहीं पढ़ना, छुपा के पढ़ना, जो करना है कर, यू आर फ्री टू डू। हम तुम्हें जज नहीं कर सकते, ना 24 घंटे नजर नहीं रख सकते। पर तुम सोचोगे कि मैं ना पढ़ूं, हार्ड वर्क ना करूं, रिजल्ट अपने आप अच्छा हो जाएगा, ये नहीं हो सकता, ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम्हें नहीं पढ़ना, ये तुम्हारे हाथ, पर रिजल्ट अच्छा होगा बुरा होगा वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। तो बी अवेयर ऑफ दैट। और अगला कहता है माँ कर्म फल हेतुर्भूर माते संगोस्त्व कर्मणि। सेकेंड पार्ट, माँ कर्म फल हेतुर्भू, माँ मतलब डोंट, मत बनो, क्या, कर्म के फल का हेतु या कॉज मत बनो। तो अर्जुन, तुम जो कर्म करते हो उसका रिजल्ट क्या मिलेगा वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। और रिजल्ट जब मिले, कुछ भी रिजल्ट, ये मन में ये विचार न रखना, बोलना तो दूर की बात, इवन डोंट थिंक ये रिजल्ट मेरे कर्मों के कारण मिला। डोंट बी द कॉज ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ योर एक्शंस। अपने कर्मों के फलों का कॉज अपने आप को मत मानो। क्यों? अगेन, तुम, ये यहाँ अमेरिका में बड़ा डिबेट है कैपिटलिज्म और सोशलिज्म की।
डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन की भी बड़ी झगड़ा है। तो जो मुझे कुछ डिस्कशन में पता चला, जो रिपब्लिकन सोच रखने वाले या कैपिटलिस्टिक सोच रखने वाले, उनका कहना है कि ये जो सोशल वेलफेयर होता है या गरीबों को जो हेल्प किया जाता है, चैरिटी किया जाता है सरकार के तरफ से या जो भी है, ये नहीं होना चाहिए। रीजन क्या है? जो पैसा कमाता है वो अपने मेहनत से कमाता है, और जो जिसके पास पैसा नहीं है इसका मतलब वो मेहनत नहीं करता। हम अगर सोशलिज्म या उनको सोशल वेलफेयर के नाम पर के ऐसे फ्री की सामान देंगे तो वो और लेजी बन जाएंगे, तो काम नहीं करेंगे। तो एक बेसिक थ्योरी है। मुझे कुछ लोगों ने पूछा हम क्यों दें किसी को, वो अपना कमाए, हम क्यों दें? हम्म, यहीं पर ये थ्योरी आपको समझना है। क्या? तुम्हारा सक्सेस, तुम जो सक्सेसफुल हो इसीलिए नहीं कि तुमने हार्ड वर्क किया इसीलिए सक्सेसफुल हो, और जो सक्सेसफुल नहीं है इसीलिए नहीं कि वो हार्ड वर्क नहीं किया इसीलिए अनसक्सेस है, नहीं। हार्ड वर्क सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, और पचासों फैक्टर हैं। सही समय पर सही काम मिलना, वो जो अप्रोप्रिएट टाइम की जो कनेक्शन है सबके साथ नहीं होता है। जो भी दुनिया में सक्सेसफुल लोग हैं उनसे 50 गुना टैलेंटेड लोग दुनिया में हैं, उनसे 1000 गुना ज्यादा हार्ड वर्क करने वाले लोग हैं, करते हैं, पर वो उस तरह के अचीवमेंट नहीं पा पाते क्योंकि वो सही समय पर सही जगह पर नहीं पहुंच पाए। इकोसिस्टम अगर आपकी अपोजिट है, इकोसिस्टम अगर प्रॉपरली डेवलप ना हो तो भी आपकी टैलेंट और हार्ड वर्क की कोई वैल्यू नहीं। जो व्यक्ति यहाँ इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, जिस भी रूप में, बिजनेसमैन, जिस भी रूप में सक्सेसफुल है, बाहर से आकर हैं, आप अगर सोचे कि मैं अब सक्सेसफुल हुआ, तो तुम अगर सक्सेसफुल हुए तो अमेरिका क्यों आए, इंडिया में ही हो जाते। इंडिया में क्यों नहीं हो पाए? इथियोपिया में हो करके दिखाओ सक्सेसफुल, यही सक्सेस। सोमालिया में सक्सेस, यही सक्सेस ला करके दिखाओ। तुम अमेरिका आकर ही सक्सेसफुल हो पाए, क्यों? अमेरिकन सोसाइटी में तुम्हें वो इकोसिस्टम प्रोवाइड किया तुम्हारे टैलेंट को चैनलाइज करने के लिए या हार्डवर्क को। बाकी जगह उससे 1000 गुना लोग मेहनत करते, उस तुमसे पचासों कम कमाते हैं। तो इकोसिस्टम एक फैक्टर है, सही टाइम पर सही प्लेस पर पहुंचना एक फैक्टर है। ऐसे और इनविजिबल, विजिबल, नोन अननोन पचासों फैक्टर हैं जो तुम्हारे सक्सेस के कारण होते हैं। कभी कभी गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी आज है जो तुम फायदा मिल गया, कल कोई दूसरा गवर्नमेंट आता है पॉलिसी चेंज कर देता है, और तुम नई नई कंपनी या कुछ बना रहे हो, तब तुम फेल हो जाते हो। तुम्हारे 5 साल पहले तुम्हारा ही फ्रेंड अमेरिका आया, तब वो वीजा उसको, वो 1 साल के अंदर अंदर ग्रीन कार्ड मिल गया, और तुम 5 साल के बाद आए, अब ग्रीन कार्ड बहुत लेट हो गया, 10 साल तक तुम्हें नहीं मिल रहा है, और कभी कभी 10 साल तक नहीं मिला, तुम्हारे बच्चे 18 के हो गए, तो तुम्हें फिर वापस इंडिया जाना पड़ता है। तो आपकी फेल्योर के पीछे आप कारण नहीं हो, पचासों चीजें कारण है। क्योंकि तुम्हारा सक्सेस, तुम्हारी अचीवमेंट सिर्फ तुम्हारा नहीं है, इसीलिए जो तुम्हारे पास है उसको तुम खुद मत सोचो कि मैं ही उसका ओनर हूं। इसके ये बहुत सारे लोगों के, नॉन अननोन लोग, सिस्टम के कंट्रीब्यूशन से तुम्हें ये मिला है। इसीलिए जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसका कुछ हिस्सा तुम सोसाइटी में उन लोगों के लिए दो जो तुम अंडर अंडर प्रिविलेज्ड हैं। यही ऋग्वेद का भी मंत्र है, पूरा का पूरा एक सूक्त है, धनान्न दान सूक्त, कि तुम्हारी सक्सेस सिर्फ तुम्हारा नहीं है, बहुतों के उसमें हाथ होता है। इसीलिए अपने कर्मों के फलों का रिजल्ट लेने के लिए कि मैं ही अपने सक्सेस का कारण हूं, मत बनो। जो कर्म तुम करते हो उन कर्मों के फल को अगर तुम उसकी क्रिएटर अपने आप को मानोगे कि जो रिजल्ट मिला मैं हूं,
फिर तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो दोनों का मानो, तुम्हारे लाइफ में जो जो अच्छा हो रहा है उसको भी ओन करते हो, तो जो बुरा हो रहा है उसको भी ओन करना सीखो। वो हम नहीं करते। जब भी हमारे साथ कुछ खराब होता है, फेल्योर लाइफ में होता है, हमारे पास बहुत सारे एक्सक्यूजेस होते हैं। उसके कारण हुआ, इसके कारण हुआ, इसके कारण हुआ, वेदर खराब हो गया, ये खराब हो गया, ये खराब हो गया, ये खराब हो गया, सब कारण, बीमार पड़ गया, पचासों एक्सक्यूजेस हैं। जब सक्सेस मिल जाता है तो सारी क्रेडिट मेरी। फेल्योर और सक्सेस दोनों को ओन कर जाओ तो तुम एक बहुत अच्छा लीडर बन सकते हो। स्पिरिचुअली अगर इसको समझें, तुम जब चीजों को, रिजल्ट को अपना समझते हो कि मेरे कारण हुआ, तो फिर तुम्हारा ईगो बढ़ता जाएगा। जब तुम्हें सक्सेस मिलेगा, चलो कोई बात नहीं, सक्सेस मिले ईगो बढ़े, और जब फेलोर होगा तुम डिप्रेशन में जाते जाओगे। तुम्हारे इंफीरियरिटी और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंटली बनता जाएगा, और दोनों जब क्लैश करते हैं तो तुम डिप्रेशन में जाते हो। और तुम वो क्या कहते हैं, स्ट्रेस में रहते हो। जो केवल इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में रहे वो भी जी जाएगा, धीरे धीरे आदत बन जाएगा। जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में रहे वो भी जी जाएगा, वो घमंडी लोग भी जीते हैं। पर प्रॉब्लम कहाँ होता है, जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में भरा हो उसको 2 मिनट नहीं लगता इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आना, जब उसके साथ कुछ बुरा हो जाए, ह्यूमिलिएशन हो जाए। और जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जीता है उसको 2 मिनट नहीं लगता इगोइस्टिक बनना, जब उसकी लाइफ में कुछ अच्छा होने लग गया। कल तक तो झुके झुके रहता था, अब तो अपने दोस्तों को पहचानता भी नहीं। ये ह्यूमन नेचर है। तुम्हें ये दोनों से ऊपर उठोगे, सुपीरियरिटी और इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से, ये तब होगा जब तुम रिजल्ट को ये मत मानना कि ये मैं ही अकेला कारण हूं इसके सक्सेस। तुम एक फैक्टर हो, यू आर द वन ऑफ द मेनी फैक्टर ऑफ द सक्सेस और फेलियर, यू आर नॉट द ओनली फैक्टर। इसका एक दूसरा साइड जो मेरे प्रैक्टिकली बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं कि उनको गिल्ट फीलिंग है, बहुत सारे कारणों से। पापा मर गए, माँ की डेथ हो गई, कुछ हो गया, कि ठीक है हो गया, तो गिल्ट फीलिंग बहुत हो रहा है। क्यों? शायद हमने, मुझे शायद कुछ ज्यादा करना था, मुझे शायद ऐसा करना था, मुझे शायद ऐसा करना था। अब ये गिल्ट फीलिंग भी सोशल प्रेशर या दूसरों के जो सोशल परसेप्शन है इसके कारण आता है। ये भी उसी का एक रिजल्ट है कि हर चीज को मैं ही, मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता और मैं करता हूं। भाई, तुम्हारे करने ना करने से नहीं, वो गिल्ट फीलिंग भी उसी का एक रिजल्ट है। जिसको मरना है वो मरेगा, तुम्हारे होने पर शायद तुम्हें अच्छा फील होता कि मैंने अपना काम ठीक से किया, दैट्स ओके। तुम्हें अपनी ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज किया नहीं किया, दैट्स, आप इसको एनालाइज कर सकते हो कि मेरी अपनी ड्यूटी मैंने ठीक से नहीं निभाया। पर मेरे कारण किसी का डेथ मेरे कारण हुआ, क्योंकि मैं वो लास्ट के 8 दिन उसके पास नहीं था, 10 दिन नहीं था, या उसकी जो डिसीजन लेना था वो नहीं दे पाया। ये नॉर्मल ह्यूमन एरर्स होते हैं, ह्यूमन मिस्टेक्स होते हैं। दीज आर जस्ट सिंपल मिस्टेक्स एंड एरर्स। मिस्टेक और एरर को क्राइम बना के जब पालते हो तो गिल्ट फीलिंग होने लगती है। और क्यों पालते हो? अगेन, क्योंकि तुम्हें लगता है तुम ही कारण हो रिजल्ट का, सही या बुरे का। इसीलिए हे अर्जुन, मां कर्म फल है तुर्भु, तुम कर्म के फल का कारण मत बनो। इतना सारा समझाने के बाद कहीं सामने वाला ना समझ बैठे, अच्छा, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, और फल जो मिले उसका, उसको ओन मत करो कि ये मैंने किया, तो फिर इससे बेटर है कि काम ही मत करो। काम ही मत करो। बहुत सारे लोगों ने यही समझा कि भाई
अब उसका उसका रिजल्ट हम देखते हैं इस अर्थ को समझ के। ये जो भारत में हमारे भारत हिंदू में अब हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स जो बाबा घूमते हैं, अ, अनपढ़ हैं, गंवार, अगर आप जाएंगे तीर्थ क्षेत्र वगैरह में आपको मिल जाएगा। कुछ नहीं, घर से भाग गए, पत्नी छोड़ के भाग गए, या रोजगार नहीं मिला जो भाग गए, तो जा करके आश्रमों में पड़े रहते हैं। काम क्या है? वह 8 घंटे भजन करना है, कीर्तन करना है, खाना मिलेगा। भजन करते हैं, खाना खाते हैं, भजन करते हैं, खाना खाते हैं। भजन ही सब कुछ है, भक्ति ही सब कुछ है, कुछ करने की जरूरत है। ये निठल्ले होते हैं, ये यूजलेस होते हैं, इनसे भक्ति नहीं, इसको भक्ति नहीं कहते हैं। ये अकर्मण्य होते हैं, निकम्मा। गीता कहता है न संगो अस्तु अकर्मणि, कहीं ये ना समझ बैठना कि कर्म के फल तुम्हारे हिसाब से नहीं होता है तो कर्म ही क्यों करूं। ऐसा मत करना। अकर्म में, इनएक्शन में, इनएक्टिवनेस में इन्वॉल्व मत होना, करते रहना। काम बंद कभी नहीं करना। जो भी काम करते हो, जैसा भी काम करते हो, काम को नहीं छोड़ना। हाँ, काम का फल इच्छा तो बनी रहेगी, ये भी मैं मना नहीं कर रहा हूं कि इच्छा मत रखो, पर काम का जो भी रिजल्ट हो उसके लिए मत सोचना कि ये मेरे कारण। कुछ क्लियर हुई? किसी को कोई क्वेश्चन? दिमाग में डाइजेस्ट करिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। गुरु जी, आप बोल रहे हैं कि इनएक्शन, स्टे अवे फ्रॉम इनएक्शन, मान लेते, आई आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन समटाइम्स व्हेन यू आर नॉट वांटिंग टू डू एनीथिंग, इवन इफ यू डोंट वांट टू डू एनीथिंग, एक्शन तो हो ही रहा है रिगार्डलेस, इवन इफ यू डोंट डू एनीथिंग। हाँ, वो एक जनरल स्टेटमेंट जो आप कह रहे हो कि वो तो बैठना भी सोना भी कर्म ही है। बैठना मतलब बैठे रहना भी एक कर्म ही है, उसकी बात नहीं कह रहा। जो आपकी, जो भी आप करते हो, प्रोफेशन है, ऑब्लिगेशन है, मतलब ट्रेडिशनल यू में कितने वर्ण आश्रम धर्म, तुम सपोज फादर हो, तुम्हारे कुछ ड्यूटीज हैं। मदर हो, तुम्हारे कुछ ड्यूटीज हैं। तुम बच्चे हो, तुम्हारे कुछ ड्यूटीज हैं। तुम इंजीनियर हो, तुम पॉलिटिशियन हो, तुम बिजनेसमैन हो, तुम दुकानदार हो, तुम सोल्जर हो, तुम्हारे कुछ काम है। तो तुम किसी के रिश्तेदार हो तो तुम्हारे कुछ ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज है। जो भी सोशली, फैमिली, इंडिविजुअली, या तुम्हें हेल्थ का ध्यान रखना है, एनीथिंग एवरीथिंग, जो भी काम तुम करते हो उनमें, इसीलिए नहीं छोड़ देना कि करके क्या फायदा, इससे क्या होगा, है ना। भगवान की भक्ति करो, या ये सब यूजलेस है, ये तो करो ना करो सब भगवान देने वाले देंगे, इसलिए नहीं छोड़ना। आपको नहीं करना, दैट्स ए डिफरेंट थिंग। जरूरी कोई थोड़े कह रहा है कि आप यही काम करो, पर इस सोच के साथ काम मत छोड़ देना कि काम में क्या रखा है, रिजल्ट तो मेरे हाथ में नहीं, मैं क्यों करूं। जी, ठीक है। या मनोज जी कुछ कह रहे हैं? हाँ गुरु जी, मतलब वो जो एक दोहा है आपने सुना, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए। तो मतलब आपने जो इसका एक्सपोजिशन किया, मैंने बहुत चीज़ें पढ़ी, बहुत जगह पढ़ी। मतलब आई कैन नॉट टेल यू, आपने इस दोहे का जो इंटरप्रिटेशन, जो श्लोक का इंटरप्रिटेशन किया, विच इज़ लाइक सो फंडामेंटल। मतलब आई जस्ट कैन नॉट, यू नो, मतलब लिटरली अगर आपके पास में होता तो आई वुड हैव टच्ड योर फीट। लाइक it is so fundamental, like it's a small change but the fundamentals of your understanding जो आपने communicate किया, that is really tremendous। like मतलब ये ऐसा है, रेजर्स एज है, जरा सा अगर आपको गलत इंटरप्रेट करोगे आपकी लाइफ दूसरे डायरेक्शन में जा सकती है, और अगर इस तरफ करोगे तो आपके, तो इट्स लाइक यू नो swords, right? So you have to use the sword very properly, otherwise you can, you know, कैन वेरी बैड आउटकम। बस यही मेरे को बोलना था। और हाँ, थैंक यू। एक और बुक है, रॉबर्ट फ्रैंक के, कॉर्नेल में बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने बुक लिखी एग्जैक्टली इसी टॉपिक पर, सक्सेस एंड लक। आई थिंक एवरीबडी हियर कैन रीड इट एंड शुड रीड इट। उसमें वही लिखा जो आप अभी हम बता रहे हैं इसमें, कि whenever we succeed we think it is 100% ours, whenever we fail we assume it's bad luck।
And that's how US society is suffering from so many of these problems. जो आप अपन रिपब्लिकन डेमोक्रेट की बात कर रहे थे, एग्जैक्ट सेम पॉइंट को लेकर that book has been written. It's a popular science book, popular economics book, but these are the two small things I wanted to say. थैंक यू, थैंक यू। तो बात क्लियर हुई। इसमें 3 सेंटेंस है, 4 वर्ड है, चारों को आपकी लाइफ लेसन है। कर्म में तुम्हारा अधिकार है, फल में तुम्हारा कंट्रोल नहीं। तुम अपने कर्म के फल का कज मत मानो, और कज न मानने का अर्थ नहीं कि तुम काम करना ही छोड़ दो। अकर्म से भी अटैचमेंट या इनएक्शन से भी अटैच मत। अगला लेते हैं। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे अर्जुन, कर्माणि कुरु, काम करते रहना, काम छोड़ना नहीं। हाँ, संगम त्यक्त्वा, अटैचमेंट को छोड़कर करो। योगस्थ, योग में एस्टैब्लिश्ड हो करके करो। और योग क्या है? सिद्धि असिद्ध्यो समो भूत्वा, सक्सेस और फेल्योर इन दोनों में बराबर रह करके, इक्वल रह करके काम करो। समत्वम योग उच्यते। ये जो समता है, जो इक्वानिमिटी है, इसी का नाम योग है। तो पिछला जो श्लोक था वो बेडरॉक बनाना था। ध्यान रखिए, हम जो पढ़ने जा रहे हैं इसको आम भाषा में हम कर्मयोग कहते हैं। कर्मयोग, कर्म को पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी में कैसे यूज करें। जो स्पिरिचुअलिटी की जॉइनिंग है, वो आप काम करते हुए भी स्पिरिचुअल बन सकते हैं। मोक्ष के रास्ते पर या आत्मज्ञान के रास्ते पर या जो भी आपको स्पिरिचुअल रास्ते पर जा सकते हैं, काम को करते हुए। उसके लिए जो फंडामेंटल चीजें बताया वो आपने जाना। एक यूनिवर्सल लॉ बताया कि किसी भी कर्म का रिजल्ट सिर्फ तुम्हारे कारण नहीं होता, बहुत सारे फैक्टर है। इसलिए ये ईगो पालने की जरूरत नहीं कि रिजल्ट तुम्हारे कारण हुआ। और ईगो मना कर दिया तो ये बच्चों की तरह नाराज हो जाते हैं ना। बच्चों को बोलो कि भाई टीवी नहीं देखना कल से, ठीक है रखो, कंप्यूटर भी नहीं चाहिए, फोन भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, रखो आप, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो इस गुस्से में ऐसा ना हो कि भाई काम करना ही छोड़ दो। ये बेडरॉक। अब काम करना है। पहले लाइन में, पहले श्लोक में क्या बताया? इनएक्शन से दूर रहो। अभी क्या बताया? कर्माणि कुरु, काम में कभी कंप्रोमाइज मत करना। ईशावास्य उपनिषद पढ़ा है ना, दूसरा या तीसरा मंत्र, कुर्वन्निवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतं समा। काम करते हुए 100 साल तक जीने की इच्छा करना। न त्वयि अन्यथा इतोस्ति, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई सेकेंड ऑप्शन है भी नहीं। क्योंकि जैसे ही तुमने काम करना छोड़ दोगे, बस मरने के अलावा, सफर, बीमार पड़ने के अलावा तुम्हारे पास और कुछ है ही नहीं है। काम करना छोड़ दोगे और कुछ हो न हो, खाना धीरे धीरे बंद हो जाएगा। क्योंकि काम करना छोड़ोगे, डायबिटीज बढ़ेगा, फैट बढ़ेगा, बीमारी बढ़ेगी, वो ऑर्थोटिक्स बढ़ेगा, 50 प्रॉब्लम बढ़ेगा। फिर डॉक्टर कहेगा खाना ये मत खाओ, वो मत खाओ, वो मत खाओ। फिर बिना खाते पड़े रहोगे। फिर धीरे 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 50 बीमारियां लेकर वैसे ही मर जाओ। स्पिरिचुअलिटी तो छोड़ो, जो अचीव करोगे नहीं करोगे। फिर डॉक्टर बोलेगा दौड़ा लगा, अच्छा काम नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं, सुबह शाम 1-1.5 घंटा वॉक करो, योग करो, योगा करो, एक्सरसाइज करो। इससे बेटर है कुछ काम कर लो, कुछ एक्टिविटी। हाँ, पर काम कैसे करूं? आप तो कह रहे हो कि कर्म के फल की तुम ओन नहीं करते हो और उसका कॉज मत बनो। योगस्थ नहीं, योगस्थ पहले नहीं, संगम त्यक्त्वा, अटैचमेंट को छोड़ कर करो। कोई जरूरी है कि तुम कुछ भी काम करो उसे अटैच हो जाओ?
मतलब आप रास्ते में जा रहे हो, किसी आदमी परेशान है, नीडी है, आपको हेल्प मांगा, आपने उसको हेल्प किया, हेल्प करो और आगे बढ़ो ना। हेल्प करने के बाद जरूरी है कि वहां 1 घंटे तक खड़ा होना, क्यों आपको 40 बार थैंक यू बोले? और आप अपना फोन नंबर और ईमेल सब उसको दो, वो मांगेगा, वो मांगेगा तो भी मत देना, आप चले जाना। फिर जरूरी है कि जिसको आपने हेल्प किया वो वो आपको लंबा लेटर लिखे, आपके साथ रिश्ता बनाए, तभी होगा। काम करो, आगे बढ़ो। संगम त्यक्त्वा। बच्चा पाल रहे हो, आपने गृहस्थी जीवन बनाने का डिसीजन लिया, फैमिली लाइफ जीने का, आपने मैरिज किया, आपकी स्पाउस पति या पत्नी हुए, आपके बच्चे हुए। नाउ इट्स योर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ योर स्पाउस, योर चिल्ड्रेन। रेस्पॉन्सिबिलिटी उनको निभाओ। हमारा हमारी फैमिली कैसे चलती है देखिए, बच्चा बीमार पड़े, आप उसकी केयर करो कि बच्चा बीमार पड़ा, कैसे ठीक होगा, मेडिसिन देना, डॉक्टर के पास ले जाना। डू योर ड्यूटीज। हम इसमें 3 लेवल पर काम करते। कुछ लोग, बच्चा बीमार पड़ा नहीं, खुद की माइग्रेन शुरू हो गया, ओ माय गॉड मेरे बच्चे को बुखार हो गया, मैं क्या करूं, मेरे भगवान मेरे ही बच्चे के साथ होना था। ये एक्सट्रीम अटैचमेंट। मेरा बच्चा कंपटीशन में गया, नहीं जीता, तो आप दुखी होकर घूम रहे हो। इट्स अटैचमेंट। इट हैज नथिंग टू डू विथ योर चाइल्ड। ये तुम्हारी ड्यूटी में नहीं आता, ये कोई अच्छा पेरेंट्स बनने के सिम्टम में भी नहीं आता। ये जस्ट एक अटैच्ड पर्सन की सिम्टम है। तुम्हारे बच्चा कंपटीशन में जाए, उसको प्रॉपरली ट्रेंड करना, तैयार कराना, लेकर जाना, सारी फैसिलिटेट कराना, ये एज ए पेरेंट्स तुम्हारी ड्यूटी है। बच्चा फर्स्ट आए, सेकंड आए, थर्ड आए, 0 आए, आप उसको एक्सेप्ट करो और घर जाओ अगेन, जिस जैसे आए थे वैसे जाओ। तो आप कहेंगे नहीं, बच्चा अगर फर्स्ट प्राइज लिया हम उसको मोटिवेट ना करें। मोटिवेट करना शुड बी योर ड्यूटी, नॉट द अटैचमेंट। नॉर्मली तुम इसीलिए बच्चे की तारीफ नहीं करते हो कि तुम्हें लगता है कि इसको करने से उसको मोटिवेशन मिलेगा। तुम करते हो मेरा बच्चा अचीव कर लिया, तुम उस तो हर व्यक्ति, कुछ लोग बच्चे को इसीलिए तारीफ करते हैं कि उससे मोटिवेशन होगा। अगेन यू आर डूइंग योर ड्यूटी। पर कुछ लोग मोटिवेट करे न करे, पार्टी मनाने लग जाते हैं, इसलिए नहीं कि बच्चा मोटिवेटेड हो, ईगो के साथ जुड़ गया, मेरा बच्चा फर्स्ट जीत कर आया। और जब बच्चा आपका फेल होकर आ जाए, फिर आप लड़ोगे वहां जाके जज के साथ, मेरे बच्चे ने तो अच्छा बोला, आपने उसको क्यों फेल किया? ये यहाँ पार्शियलिटी होती है। ये आप क्यों करते हो? क्योंकि आप ईगो के साथ जोड़ते हो बच्चे की रिजल्ट को। आप एक्सट्रीमली अटैच्ड। इट हैज नथिंग टू डू विद द ड्यूटीज ऑफ योर एज ए पेरेंट्स। हर जगह इस लॉ को देखिए, आप बिना अटैचमेंट भी काम कर सकते हैं, 100% बेटर कर सकते हैं। जब आप अटैच्ड होते हैं, उससे बेटर रिजल्ट नहीं मिलता। रिजल्ट मिलता है, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, पर अटैचमेंट से जो आपको मिलता है, या तो आपकी ईगो बढ़ता है या ईगो घटता है। और घटने का मतलब यहाँ कोई पोलाइटनेस नहीं है, हम्बलनेस नहीं है, आप इंफीरियर फील करने लग जाते। इंफीरियरिटी और सुपीरियरिटी की जो कॉम्प्लेक्स है, ये ईगो के 2 साइड है, दिन और रात, डार्क एंड ब्राइट साइड है। मेरी बात समझ में आई? आप पेरेंट्स बन के भी बच्चों को पाल सकते हैं आप डिटैच्ड होकर भी पाल सकते हैं, अटैच्ड होकर भी पाल सकते हैं। डिटैच, अब मैं
पेरेंट्स हूं, मेरे कारण ये बच्चे दुनिया में आए हैं, तो आई एम द मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है कि मैं उनको पूरी जो भी मेरे सामर्थ्य है, एबिलिटी है, मैं उनको प्रोवाइड करूं, हर तरह के जो भी फिजिकल है, मेंटल है, फाइनेंशियल है, सपोर्ट करो जब तक वो इंडिपेंडेंट नहीं होते। अच्छा, कुछ लोग मार पीट के, अच्छा बच्चों को मार पीटने की सवाल क्यों उठता है कि अच्छा नहीं पढ़ते हो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो। हम अपनी ईगो को बच्चों के द्वारा सेटिस्फाई कराना चाहते हैं, क्योंकि हमें अपनी मामी को दिखाना है, चाची को दिखाना है, बहन को दिखाना है, रिश्तेदार को दिखाना है, फ्रेंड्स को दिखाना है कि मेरा बच्चा देखो ये बन गया। जब नहीं बनता है, देखो मैं क्या मुंह दिखाऊं अपने लोगों को। तुझे अपने मुंह दिखाने के लिए बच्चों की बलि चढ़ा रहे हो, बच्चों की भलाई के लिए नहीं। बच्चा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, पर तुमने बच्चों की भलाई के लिए डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनाया, तुम्हें अपने ईगो सेटिस्फाई के लिए बनाया। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, ये एक एंगल है। दूसरा एंगल है, बच्चे में एबिलिटी है, इंटरेस्ट है, आप प्रमोट कर रहे हो, मोटिवेट कर रहे हो बच्चा, और बच्चा आपकी डॉक्टर, इंजीनियर, जो भी बड़ा आदमी बनता है, दैट इज अनदर वे। आप बिना उसको अपने साथ ना जोड़ के। तो अटैचमेंट कभी जरूरी नहीं है किसी भी सक्सेस या फेल्योर के लिए। इवन आप इंडिविजुअली भी जो लाइफ में आप आगे बढ़ना चाहते हो, उसमें भी जरूरी नहीं कि आप अटैच होकर के काम करो। आप बिना अटैचमेंट में, बिना चिपके भी कर सकते हो। अब बिल्कुल सोल्जर यही करता है, ध्यान रखिए। हर वो सोल्जर, आर्मी का सोल्जर एथिकली यही करता है क्या? वो लड़ाई में जब मारता है, उसको उससे पर्सनली एनमिटी, दुश्मनी नहीं है, वो अपनी ड्यूटी समझ के लड़ता है। लड़ाई खत्म हो जाए, देश देश के बीच में सरकार कहे कि देखो इस देश के साथ हमारी अभी फ्रेंडशिप हो गई, उन्हीं उन्हीं सोल्जर के साथ जो 2 साल पहले तक जो एनिमी थे, अब वो उनके साथ बैठ के चाय पी, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई मैं सोल्जर हूँ, तुम सोल्जर हो, मैं अमेरिकन हूँ तो इराकियन इराकी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इंसान हूँ, तुम इंसान हो, तुम सोल्जर हो, मैं सोल्जर हो, साथ में बैठ के चाय पियेंगे, नाश्ता खाएंगे, सब करेंगे। अभी ऑर्डर आया गया कि अमेरिका और इराक दोनों के बीच में लड़ाई होगी, वही दोनों सोल्जर खड़े होंगे, एक दूसरे को मारेंगे विदाउट फीलिंग द एनिमिटी बिटवीन देम, पर्सनल एनिमी। ये नॉर्मल लाइफ में भी ऐसा होता है, बहुत सारे प्रोफेशन में ये सब होता है। यही चीजें आपको डे टू डे लाइफ में इंप्लीमेंट करना है। और जब तुम अटैचमेंट छोड़ के कर्म करोगे, योगस्थ कुरु, तो फिर तुम योग में एस्टैब्लिश होकर के काम करो। अर्जुन पूछेगा, शिष्य पूछेगा, ये योग क्या होता है जी? ये कहां से एक नया शब्द ले आया अचानक? हम तो बात कर रहे थे कर्म करो, अटैचमेंट मत रखो, फल को फल की कॉज अपने आप को अकेला मत मानो, ये सब डिस्कशन हो रहा था। ये अचानक योग कहां से ले आया कि योग में सिचुएटेड होकर कर्म करो? तो कहीं तुम योग को बहुत बहुत बड़ी बातें ना समझ बैठना। सिंपल सी चीज है योग। क्या? योग की एक डेफिनेशन देखिए, इसी चैप्टर में कृष्ण ने 2 डेफिनेशन योग की दिया है। सिद्धि असिद्धियो हो समो भूत्वा, इतना ही लेते हैं। योग का मतलब सिर्फ यही है, जब सिद्धि हो, अचीवमेंट, सक्सेस, या असिद्धि, फेलोर, नॉन अचीवमेंट हो, दोनों परिस्थिति में अपने आप को एक जैसा रखना, इक्वानिमिटी बनाए रखने का नाम योग है। अगर तुम रिजल्ट सही मिले, सही मतलब अकॉर्डिंग टू योर डिजायर मिले, या तुम्हारे एक्सपेक्टेशन के अपोजिट रिजल्ट मिले, दोनों परिस्थिति में अगर तुम्हारा स्टेट ऑफ माइंड एक जैसा रहता है, उसी को योग कहते हैं।
हे अर्जुन, और ये अर्जुन आप सब हो, अपने कर्मों को उसी स्टेट ऑफ माइंड में करो। कौन सी स्टेट ऑफ माइंड? 100% अपना दो। स्पोर्ट्समैन, इसी को कहते हैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ना। 100% अपना दो, और 100% देने के लिए पूरी स्किल डेवलप करो, अपनी ट्रेनिंग लो, अपनी नॉलेज रखो, अपने आप को 100% तैयार करो, फील्ड में जाओ, 100% खेलो। जीत गए तो वाह वाह, हार गए भी वाह वाह, अगले खेल की तैयारी करो। स्पोर्ट्समैन भी दुखी होता है, एट द एंड ऑफ द ह्यूमन बीइंग है, पर उसको भी गीता की ट्रेनिंग की जरूरत है। अगर वो चाहे कि हारने के बाद घर में 1 हफ्ते तक उसकी नींद खराब ना हो, अगर कोई भी व्यक्ति लाइफ में चाहता है कि मैं जब हारूं, अचीवमेंट ना पाऊं, तो मुझे बहुत ज्यादा दुख ना हो, तो इस गीता की लाइन को वो सुने नहीं, डाइजेस्ट करे। पर ध्यान रखिए, ये सब इंटरेस्टिंग बात है, आप फेल्योर में जब नुकसान होगा, जब आपकी एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होगा, तब आप शांत होगे। देयर इज ए कंडीशन। कंडीशन है कि जब अचीवमेंट में भी डांस नहीं करोगे। तुम अगर खुशी में उछलोगे तो दुख में तो गिरोगे। तुम्हें अचीवमेंट में जितनी ज्यादा ईगो बढ़ेगा, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, नॉन अचीवमेंट में उतने ही जोर से नीचे गिरोगे। डिप्रेशन उन्हीं लोगों के साथ होता है जो अपने ईगो को मैनेज नहीं कर पाते, अप एंड डाउन। जब आप अप में भी कूल रहो, तो डाउन में अपने आप कूल रहोगे। अप एंड डाउन, जितने आप अप एंड डाउन में कूलनेस लाओगे, जितने परसेंटेज, उतना ज्यादा आपकी लाइफ खुशी से भरा रहेगा। अप और डाउन में जितना ज्यादा वेरिएशन होगा आपकी स्टेट ऑफ माइंड, और कैसे जानोगे, ये आप खुद सेल्फ एनालाइज करेंगे, कोई आपको बताने वाला जरूरत नहीं है कि मैं जब मेरे लाइफ में कुछ बुरा होगा मेरी क्या हालत होगी। वो आप सेल्फ एनालाइज करेंगे। अगर छोटी, अगर जब आपके साथ कुछ अच्छा हो रहा है, आपके बच्चे कुछ अचीव कर रहे हैं, आप कुछ अचीव कर रहे हो, सोशली आपको अप्रिसिएशन मिल रहा है, आपका पोस्ट जो भी आप चाह रहे हो, अगर वो सही जब भी हो रहा है, तो आपकी स्टेट ऑफ माइंड कैसा है? अगर आपकी स्टेट ऑफ माइंड जैसा भी होगा, उसके अपोजिट में ठीक डाउन पीरियड होगा, पर वैसे ही होगा, उधर प्लस होगा, इधर माइनस होगा। गर्मी बढ़ती जाएगी तो भी प्रॉब्लम। जीरो जो है ना, ये इक्वानिमिटी है ना। और जीरो से जितना नीचे जाओगे, माइनस, इंफीरियरिटी, डिप्रेशन, सब है ना। और जैसे ऊपर जाओगे उतनी ईगो, गर्मी। वो हिंदी में कहते हैं ना, इसकी गर्मी बढ़ गई है। व्हाट डज इट में गर्मी बढ़ गई है? ईगो बहुत हो गया है। फिर वो हिंदी में ये भी है, मैं तुम्हें ठंडा करूंगा। मतलब आपकी ईगो को मैं डाउन करूं। ये ठंडा और गर्मी आपकी, ये ये जो अचीवमेंट की सक्सेस को डाइजेस्ट ना करना, ये गर्मी है। और फेलोर को डाइजेस्ट नहीं करना, ये ठंडा है। जब तुम ये दोनों परिस्थिति में अपनी माइंड को बिल्कुल जीरो पर ले आओगे, फिर तुम योगी बन गए, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं। इसलिए लास्ट लाइन देखिए, समत्वम योग उच्यते। ये योग की एक डेफिनेशन है, आप चाहो तो नोट कर लेना। कोई पूछे योग किसको कहते हैं, वैसे अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग योग का डेफिनेशन है, पर वो डिफरेंसेस सिर्फ सुपरफिशियल, ये अंदर से हो तो एक ही सेंस है। क्या बोला योग की डिफिनेशन, यहाँ क्या दिया? जो समता है, जो इक्वानिमिटी है, इक्वानिमिटी ऑफ व्हाट? इक्वानिमिटी ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ माइंड, इसी का नाम योग है।
जब आप ठंड में, गर्मी में, सुपर अचीवमेंट में, सुपर फेल्योर में, है ना, सुपर अप्रिसिएशन में, सुपर क्रिटिसिज्म में, किसी भी परिस्थिति में जब आपका मन सेम सिचुएशन सेम रहता है, उछलता नहीं है, तो उसी को योग कहते हैं। Yeah, I had a question. When it says abandoning attachment, Hmm. does that mean attachment to the action or the result? द रिजल्ट नॉट द एक्शन। एक्शन से कोई अटैच होता ही नहीं, Okay. रिजल्ट से। एक्शन एक्शन अपने आप में ही कोई अटैच नहीं होता, Okay. नेचुरल। हमेशा हम रिजल्ट से अटैच होते हैं। कभी कभी हमें लगता है एक्शन से अटैच होते हैं, वो जो फ्यूचर रिजल्ट मिलने वाला है, Okay. उस रिजल्ट की इच्छा से हम अटैच होते हैं। So I will ask गुरुजी, आप जल्दी से कंसाइज में दीजिएगा, क्योंकि मेरा क्वेश्चन यूजुअली ब्रॉड हो जाता है। हम्म, मैं लिखा हूं तो सबसे पहले तो आपने कहा था कि आप, जैसे जो राज ने भी पूछा कि आप इन द स्टार्टिंग ऑफ द सेशन यू सेड कि once you attain spirituality, or at least you are right there where you are doing actions without any urge or anything, any expectation of what it will do, or gratitude, or whatever way you want to call it, right? मेरा क्वेश्चन ये है कि for mere mortals, for people who are in this quest, ऐसा तो होता ही होगा ना गुरुजी कि आधे एक्शंस आपके उस मोड में है where you are not expecting, but some of it, because of, let's say, whichever stage of life you are, you have to expect. I mean, what do you call it? I mean, is that a wrong way to मनीष जी, अगेन मैं क्लियर कर दूं, एक्सपेक्टेशन पर कोई क्वेश्चन नहीं उठा रहा है। एक्सपेक्टेशन एक नेचुरल फेनोमेना है, वो तो होगा ही होगा। But then how do you become spiritual then? हाँ, मैं आता हूँ। हाँ, तो वो तो होगा। इवन स्पिरिचुअल पाथ पर भी आप जब तक, सपोज आपको ये एक्सपेक्टेशन तो रहेगा ना कि भाई मुझे अच्छा बनना है, मुझे सेल्फ रियलाइज करना है, ये भी तो एक एक्सपेक्टेशन ही है ना। तो आप एक्सपेक्टेशन के साथ ही काम करेंगे। पर जैसे जैसे आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते जाते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार आदि आदि, तो आपके अंदर से नेचुरली वो जो अटैचमेंट धीरे धीरे खत्म होते जाएंगे। एक ऐसा स्टेज आएगा आपका, आप में जीरो एक्सपेक्टेशन होगा, एंड दैट विल बी नेचुरल। पर इन द बिगिनिंग एक्सपेक्टेशन जरूर, एक्सपेक्टेशन के बिना, जैसे मनुस्मृति की मैं कोट कर रहा हूं, एक्सपेक्टेशन के बिना तो आप ब्रह्म को भी प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि आपको चाहना तो पड़ेगा कि मैं ब्रह्म को जानूं। पर जब आप उस प्रोसेस में जाते हैं, आप एक्सपेक्टेशन को रोक भी नहीं सकते। रोकेंगे तो वो, गीता में आगे पढ़ेंगे, वो हिपोक्रेसी पैदा करता है। तो क्या होगा, जब आप ओवरऑल बहुत कुछ करेंगे, तो वो नेचुरली धीरे धीरे वो एक्सपेक्टेशन खत्म हो जाएगा। शुरुआती कहां से होगी, जो भी रिजल्ट मिले उसके लिए अपने आप को जिम्मेदार मत बनाओ। फेलियर में तो कोई जिम्मेदार मानता ही नहीं, पर बहुत लोग गिल्ट फीलिंग पालते हैं, क्योंकि इसीलिए। So Acharya ji, I'll quickly come. So I got it. The second question is to that part. Like आपने जैसे example दिया guilt feeling कि भाई, let's say my father expired because I could not take care of him medically. Example आपने दिया, and there is many people experience that. Now my question is that I am, let's say, outside, I'm looking from inside, and let's say some neighbor or somebody, but you know that somebody expired in this example because of neglect, or because somebody did not do what he is supposed to do, right? Yeah. Don't you feel, I mean, is it, I mean, it won't be नहीं, that's a guilt. different thing। आपको देखिए, अगर किसी ने नहीं किया, एक तो हमारा कोई मतलब नहीं, दुनिया कौन क्या कर रहा है। हाँ, अगर हमारे पास राइट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसको एडवाइस देना, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। हाँ, पर उसको जज करने की जरूरत नहीं।
बाकी रहा इंडिविजुअल। अगर मैं सचमुच इंटेंशनली गलत काम कर रहा हूं, बहुत बच्चे हैं जो माँ बाप को टॉर्चर करते हैं, माँ बाप का पैसा लेके भाग जाते हैं, माँ बाप को ओल्ड एज होम में छोड़ देते हैं, पूछने नहीं जाते हैं, तो पाप है। ये उनकी ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज को वो निभा नहीं रहे हैं, वो तो ठीक है, वो तो क्राइम है, वो तो गलत है। वो गिल्ट फीलिंग क्या, उनको तो बहुत सजा मिलेगा, क्योंकि दे आर डूइंग द क्राइम, जब आप अपनी ड्यूटीज को नहीं निभा रहे हो। पर समटाइम हमें हमारे ह्यूमन एरर, ह्यूमन मिस्टेक्स होते हैं, हमारी कुछ लिमिटेशंस होते हैं, लिमिटेशन के कारण हम कर नहीं पाते हैं। सपोज अभी किसी के पापा इंडिया में हैं, अचानक कुछ हो गया और आपको मैसेज मिला और आपकी बच्चा यहाँ बीमार पड़ा है या आपकी पत्नी हॉस्पिटल में है, तो यू आर इन डिलेमा। इट टेक्स टाइम टू टेक डिसीजन, मैं यहाँ रहूं कि वहां जाऊं। और सपोज आप 4-5 दिन 8 दिन लग जाता है, क्योंकि आप यहाँ भी परेशान हो या आप जॉब में कहीं फंसे हुए हो, या देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग। वो आपकी जेन्युइन प्रॉब्लम है, और जब तक आप पहुंचते हो आप हेल्प नहीं कर पाते। वो एक जेन्युइन प्रॉब्लम है, वो आपका इंटेंशन नहीं है। आप उसमें गिल्ट फीलिंग लोगों की होती है, वो गिल्ट फीलिंग ना हो उसके लिए हम एडवाइस करते हैं। पर जो जानबूझ के अपने माँ बाप को परेशान करता है, पैसा उसको पूछता नहीं है उनको, वो तो क्रिमिनल है, वो तो पापी है। मनीष जी समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना जी चाहता जी हूँ? जी 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 वो तो जी पापी है, क्योंकि जब आप अपनी ड्यूटीज नहीं निभा रहे हैं, आप पाप में पापी होते हैं। ओके, लास्ट क्वेश्चन समथिंग। सो आपने ये भी कहा जो यू केम अबाउट दैट कि जैसे the socialism and people should help and the success is not because of what you do, there are many factors to it, right? And then you came about this, and then आपने ऋग्वेदा को भी quote किया, but Acharya ji, there is I have seen, I mean, let me say, in my personal let's call it opinion, which can be absolutely wrong, there is a sense of entitlement, right? And I'll give you two very glaring examples. One, let's call African Americans, right, where they are capable. And if I take our own country, and again, don't get me wrong at all, Guruji, Yeah, don't get me I wrong. got your point. I But got there your are some aspect of Tamilian Brahmins which they think that they are privileged just because they are born in that. Like, now, if you take those two examples, doesn't it? I mean, आप जो कह रहे हैं कि that aspect of dete jao, and it doesn't sound right, no? देखिए, दुनिया में जो भी रूल्स या रेगुलेशंस या प्रिंसिपल्स बनते हैं ना, देयर इज ए जनरल रूल, देयर आर सम स्पेसिफिक रूल्स। द जनरल रूल, जैसे अभी इसी स्टेटमेंट को जनरल रूल में लाते हैं। जनरल रूल है, यूनिवर्सल रूल, कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसका कुछ हिस्सा जो नीडी हैं, अंडर प्रिविलेज्ड हैं, उनके लिए आप जरूर दो। इसे जनरल रूल। अब आप जो बात कर रहे हैं वो स्पेसिफिक सिचुएशन में कैसे डील करना। समझ गया। Okay. यू Okay. गॉट माय पॉइंट। There's always exceptions to the rule. That exception, जनरल we should रूल के not भी तो cloud फिर our mind with that, सब right? डिविजन्स Okay. होते हैं ना, कि कहाँ जी जेन्युइन है, कहाँ इंटेंशन, कहाँ करे ना करे, तो डिफरेंट है। जी अगर मेरे ख्याल से राजीव जी ने हाथ उठा रखा है, राजीव जी कुछ कहना चाहते हैं? जी आचार्य जी, हम्म तो एक तो जैसे ये है माँ फलेषु कदाचन, हम्म तो इसका एग्जैक्ट मीनिंग है कि आपका जो रिजल्ट है उस पे बिल्कुल अधिकार नहीं है, या इसका मतलब है कि या वही थोड़ा सा फलों में सेवेंथ केस है, फलों में तुम्हारा अधिकार कदाचन कभी भी नहीं है। रिजल्ट अचीव करने में तुम्हारा कोई भी अधिकार नहीं है, और कभी भी नहीं है। तो आचार्य जी, मेरा क्वेश्चन फिर उसमें ये है कि आप मतलब एज एन इंडिविजुअल हम अपनी प्रोग्रेस कैसे इवेलुएट करें फिर? अच्छा, इस बात के लिए जो गीता के 18वां चैप्टर का श्लोक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग श्लोक है, जो कहता है जब भी लाइफ में फेल्योर आए या सक्सेस आए, इन 5 फैक्टर को जरूर कंसीडर करना। पहली, टाइम एंड प्लेस अधिष्ठानम। तुम जो काम कर रहे हो, अगर सही टाइम
सही प्लेस पर कर रहे हो तो सक्सेस होने की चांस है, सक्सेस पाने की। नहीं कर रहे हो तो ना होने की भी चांस है। करता, तुम्हारी एबिलिटी, तुम्हारी ट्रेनिंग, तुम्हारी स्किल भी एक फैक्टर होता है तुम्हारे जो रिजल्ट मिलेगा सही या गलत होने। थर्ड, अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम, जो टूल्स या इंस्ट्रूमेंट तुम यूज कर रहे हो वो भी थर्ड फैक्टर होते हैं सक्सेस या अनसक्सेस होने में। फोर्थ, चेष्टा, तुम्हारी जो एफर्ट्स होते हैं और उस एफर्ट्स के पीछे जो इंटेंसिटी है, वो इंटेंसिटी और एफर्ट्स ये भी एक फैक्टर होते हैं तुम्हें कितना अचीवमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। और पांचवा, दैवम, तुम्हारे जो जो लॉक कहें, डेस्टिनी कहे, अनसिन फैक्टर्स, ऐसे फैक्टर्स जो हमें पता नहीं, अनसिन फैक्टर्स होते हैं। तो ये 5 फैक्टरों में से दो फैक्टर आपका है। एक है कि आपकी जो एबिलिटी, विजडम, टैलेंट, ट्रेनिंग, स्किल। दूसरा है आपकी 100% एफर्ट्स। बाकी चीजें तीनों जो हैं वो आपके कंट्रोल में तो नहीं है। तो आप अगर फेल हो रहे हो, आप दो चीजों को फिक्स करेगो, अपनी विजडम ठीक कराओ, अपनी स्किल बढ़ाओ, अपनी ट्रेनिंग बढ़ाओ, अपनी नॉलेज बढ़ाओ, फिजिकली मेंटली जो भी है, अगर आप फेल हो रहे हो। और अपनी एफर्ट्स की कुछ चेक करो, उसमें इंटेंसिटी है कि नहीं है, किस तरह के एफर्ट्स है, ये सब फिक्स करो। पर अगर आप सक्सेसफुल हो रहे हो तब दैट मीन्स आपकी ये दोनों सही है, बाकी तीनों भी सही सही जा रहे हैं। इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप ये भाव लेकर के चलो कि जो कुछ हो रहा है मेरे कारण हो रहा है। आपका पॉइंट क्या है कि आप एक कंटेम्पररी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जिस तरह के प्राइवेट कंपनियों में या जिस तरह के गला क्या कहते हैं वो थ्रोट कटिंग कंपटीशन चल रहा है ना, अपने आगे बढ़ने के लिए, वहां आप इस वाले रूल को फॉलो मत करना प्रैक्टिकली, पर मेंटली जरूर यूज करना। मेंटली समझते हैं, मेंटली करने से आप कूल, काम और शांत रहेंगे। पर प्रैक्टिकली आप वही करना जो भी वहां डिमांड है, जो भी चाणक्य के, मतलब आप वो सब कुछ करना जो एक एक बुरी हालत में करने की जरूरत है, बुरे एनिमी के साथ करने की जरूरत है, या बुरे कंपटीटर की, सब कुछ करो, डोंट वरी। पर अगर उस स्थिति में आप अपने अंडरस्टैंडिंग को क्लियर रखते हो तो इट विल हेल्प यू टू कूल डाउन। स्पिरिचुअलिटी का पर्पस मैटेरियल सक्सेस होता है कि नहीं होता है, नहीं। आप किसी भी परिस्थिति में अपने आप को कैसे बनाए रखते हो, सिर्फ मोक्ष पाना स्पिरिचुअलिटी का पर्पस नहीं। इवन इस लाइफ में भी मैं मैक्सिमम अपने आप को शांत रख सकूं, खुश रख सकूं, उसके लिए है। एक्चुअली एक थोड़ा सा एक और हाँ, आपने जो एग्जांपल दिया था ना कि हम ड्राइव करते हैं, गलत भी ड्राइव करें तो जरूरी नहीं है कि मतलब उसको एक्सीडेंट ना हो। तो वो इंडिविजुअल लेवल पे तो ठीक है, पर अगर उसी चीज को वही है कि अब मैं फिर वो कंटेम्प्रेरी में लेके जा रहा हूँ कि अगर हम प्रैक्टिकली कर दें, ये सारी सोसाइटी ये मानने लग जाए, फिर तो एक्सीडेंट ज्यादा बढ़ जाएंगे। नहीं, देखिए, जो फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट्स होते हैं उनको अपने पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए होते हैं, न कि आप उसको डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट। फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट से कोई डे टू डे लाइफ नहीं जीता। डे टू डे लाइफ में जो रूल्स रेगुलेशन, जो भी जरूरी चीजें, उसको फॉलो करते हैं। जो फिलोसॉफिकल चीजें होती हैं वो आपकी पर्सनालिटी, स्टेट ऑफ माइंड, एटीट्यूड को चेंज करते हैं। आप उस एटीट्यूड में होते हैं, पर इट डजंट मीन कि आप रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं। ये दोनों को आप मिक्स करके देखिएगा। एक छोटा एग्जांपल देता हूँ, वो आर्मी हो या स्पोर्ट्समैन, चलो मैं क्रिकेटर की एग्जांपल लेता हूँ, है ना, जो क्रिकेट खेलते हैं। तो वो क्रिकेट खेलते हैं, रोज 1 घंटे 2 घंटे वो प्रैक्टिस करते हैं। पर आपको पता है 4 घंटे वो वॉलीबॉल खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, योगा करते हैं, दौड़ लगाते हैं, ये सब क्यों करते हैं? उससे उनको क्रिकेट में क्या, क्रिकेट तो बॉलिंग की बैटिंग और फील्डिंग सीखना चाहिए, उसमें 8 घंटे लगाए, पर उसमें तो सिर्फ 1 घंटा 1.5 घंटा लगाते हैं, बाकी 6 घंटे कहाँ लगाते हैं?
कबड्डी खेलने में, जो भी बाकी क्यों? क्योंकि ये सब चीजें उनकी बेडरॉक का काम करता है, उनको बॉडी को फिट रखता है, उनके माइंड को फिट रखता है, उनके अंदर स्फूर्ति लाती है, वो फास्ट होते हैं। फिजिकली मेंटली फिट होना, क्रिकेट खेलने के लिए तो 1 घंटा काफी है ट्रेनिंग ले। इसी तरह ये जो एग्जाम्पल्स हैं, ये आपको गाड़ी ड्राइव करना जो ड्राइविंग ट्रेनिंग में मिली है उसी हिसाब से ट्रेनिंग करेगा, आपको गाड़ी चलाना है। बस वो एक बुक पढ़ लिया, दैट्स मोर देन एनफ। पर जब आप गीता पढ़ते हैं, वो आपको हेल्प करता है, जब ऐसी सिचुएशन आता है तो आप कैसे अपने आप को कंट्रोल करेंगे। गीता पढ़ के गाड़ी मत चलाइए, गाड़ी तो चलाइए ड्राइविंग बुक के ही बेस पर चलाते समय आपकी स्टेट ऑफ माइंड वो गीता के आधार पर हो, और गीता के आधार पर स्टेट ऑफ माइंड हो, फिर आप क्या करेंगे? फिर आप अपने आप डिफेंसिव ड्राइव करेंगे। आप ड्राइव भी करेंगे, आप ध्यान भी रखेंगे, कोई नहीं घुस रहा है। डिफेंसिव ड्राइव में आप सीखते क्या है? यही तो सीखते हैं कि खुद अच्छा ड्राइव करना एनफ नहीं है, आपको ये भी देखना है कि आसपास तो कोई घुसने की कोशिश नहीं कर रहा है, कोई गलत तो नहीं कर रहा है। तो गीता एक तरह की डिफेंसिव ड्राइव ही सिखा रहा है, और तो कुछ नहीं। अच्छा मनोज जी जी, बहुत बढ़िया। हाँ, अगर जी थैंक राजीव जी के क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन था उसके बारे में आई हैड लाइक कमेंट कि व्हेन यू थिंक अबाउट वेदर यू हैव कंट्रोल ओवर रिजल्ट, मॉडर्न टर्मिनोलॉजी, उस समय लॉजिक का इतना डेवलपमेंट नहीं था, बट मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में वी कैन से कि योर एफर्ट इज ए नेसेसरी इनपुट for the thing that for your action, result of your action. It's not sufficient input. So if you don't do it, then it will not happen. But if you do it, there is no guarantee because it's not sufficient. So that is the attitude that's my takeaway, that how नहीं you should बिल्कुल think बिल्कुल, about. कभी कभी प्रॉपर वर्डिंग होनी चाहिए कंटेम्पररी चीजों के हिसाब से। तो भवेश जी कुछ कह रहे थे? तो आचार्य जी, इट्स प्रोफाउंडिंग एंड रिफ्रेशिंग। ओनली कमेंट्स, ये निष्काम कर्म जो है ना सर आचार्य, ये बहुत मतलब प्रैक्टिस में करना डिफिकल्ट है, बट या मींस over a period if you do, probably that will means I am trying to practice that। तो उससे क्या होता है, फैमिली में बाकी लोग ये कंप्लेन करते हैं, अरे इसका कोई रिएक्शन ही नहीं है। आपको ये भी एक डिलेमा है। आप क्या है कि अगेन इसको भी समझना जरूरी है। क्या होता है, हमारे अंदर से हम कैसे भी हैं, अगर इफ यू आर ए पार्ट ऑफ सोसाइटी तो यू हैव टू फॉलो सर्टेन सोशल नॉर्म्स एंड टर्म्स। आपके मन में इच्छा हो ना हो, अगर कोई मरा है, आपको दुख लगे ना लगे, दुख प्रकट करिए। करना पड़ेगा। ऋषि मुनि भी क्या करते थे, इसीलिए नहीं कि वो दुखी होते थे, इसीलिए कि दैट्स हाउ पीपुल कनेक्ट करते हैं। अगर कोई खुशी मना रहा है, आपको फर्क नहीं भी पड़ रहा है, तो भी मुस्कुराइए, बोलिए बहुत अच्छा किया। ये सोशल नॉर्म और टर्म्स की अपनी यूज है। आप वहां भी अगर आप बाबा बन के बैठ गए फिर तो नहीं चलेगा ना, बिकॉज यू आर ए सोशल पर्सन। हाँ, जंगल भाग जाइए, दैट्स ओके। ये आपकी ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज में आते हैं। समझ में? अंडरस्टूड, हाँ, अंडरस्टूड। तो बहुत छोटी छोटी चीजों को हम फिलोसफी को जो लाइफ में ले आते हैं ना, ये बड़ा कंफ्यूजिंग होता है। देन आपको, और अच्छा है क्या मेरे से पूछिए, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि आप कुछ कर बैठे और घर वाले कहे जी आपकी गीता क्लासेस, हमारे लोग तो बिगड़ गए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।